गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इस टॉपिक में लेक्चर में हम माइट्रल रिगर्जिटेशन को पढ़ेंगे। तो बेसिकली माइट्रल रिगर्जिटेशन क्या होता है वो समझाते हैं। माइट्रल रिगर्जिटेशन मतलब देयर इज अ लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। बेसिकली ब्लड नॉर्मली तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, बट माइट्रल रिगर्जिटेट मतलब पीछे जा रहा है ब्लड। तो लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, पर ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिस्टोल। नॉर्मली डायस्टोल के टाइम पे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जा रहा है, बट इसमें सिस्टोल में लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वेल्व का लीफलेट डिसफंक्शन हो गया है। वेल्व का लीफलेट उसके कारण जो होता है ब्लड अक्यूमुलेट हो रहा है एट्रिया में, तो लेफ्ट एट्रियल कंजेशन, फिर वो और बैक प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो और पीछे जाएगा, उसके कारण वो पल्मोनरी लंग्स में जाएगा तो पल्मोनरी कंजेशन होगा, जिसके कारण पल्मोनरी एडेमा और ऑर्थोपनिया के फीचर्स आएंगे पेशेंट में। तो ये जो कंडीशन होती है इट इज़ मोस्ट कॉमन आफ्टर एम आई के बाद सबसे जो कॉमन कंडीशन होती है ना वो MR होती है। माइट्रल रिगर्जिटेशन होने लगता है, चिल्ड्रंस में होता है, रिमैटिक हार्ट डिसीज़ में, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बाद भी माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है। ठीक है, अब मर्मर की बात करें तो इसमें जो मर्मर मिलता है ना वो सिस्टोल के टाइम में, क्योंकि ये कंडीशन हो रही है तो पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है। थ्रू आउट द सिस्टोल देयर इज अ मर्मर, पूरे टाइम ऐसे मर्मर होता है, तो पैन सिस्टोलिक मर्मर ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी थ्रू आउट द सिस्टोल। ठीक है, अब कॉजेज़ क्या होते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन के? तो एक तो ICT निमोनिक से याद कर सकते हैं, जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, क्योंकि वेजिटेशन के कारण कस्प डैमेज हो गए हैं। कॉर्डल रप्चर है, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स और मार्फन सिंड्रोम के कारण, और ट्रॉमा के कारण, ब्लंट ट्रॉमा हो गया है, उसके कारण माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है। पैपिलरी मसल्स का इश्कीमिया होता है MI के कारण, तो MR की कंडीशन आती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन कंडीशन वैल्वुलर कंडीशन आफ्टर MI, तो दैट इज माइट्रल रिगर्जिटेशन। क्रॉनिक MR में क्या होता है? बेसिकली दो होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हो गया एक तो मतलब बेसिकली वेल्व डैमेज की वजह से, तो माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, रिमैटिक फीवर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और ऑस्टियम प्राइमम। और सेकेंडरी मतलब एन्युलस जो है ना उसका वो डायलेट हो गया है, इसलिए माइट्रल रिगर्जिटेंट हो रहा है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन अल्कोहलिक्स में होती है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी सब वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस भी कहते हैं इसको, और लॉन्ग स्टैंडिंग एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण भी होता है। बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है? जो ब्लड हो रहा है वो लीक कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में, देखो ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में, तो एक छोटा सा मतलब गैप सा बन जाता है, उसको वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं, जो नैरोएस्ट पार्ट हो सकता है रिगर्जिटेंट जेट का, जहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो करती है। तो सीवियर MR का क्या क्राइटेरिया होता है? अगर वेना कॉन्ट्रैक्टा का साइज मोर देन 0.7 सेंटीमीटर हो तो सीवियर है। अगर जो वॉल्यूम जो बैक में जा रही है मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जा रही है वो दैट इज़ मोर देन 60 ml पर बीट, और रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन मोर देन 50% हो तब। इसकी क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, क्योंकि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, फिर और ब्लड पीछे जाएगा मतलब लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में होगा कंजेशन, तो कंजेशन के कारण ऑर्थोपनिया के फीचर्स आएंगे, मतलब जब पेशेंट लेटेगा तब उसको ब्रेथलेसनेस फील होगी, एक्सर्शनल फटीग होगा। फटीग क्यों होगा? क्योंकि ब्लड तो पीछे जा रहा है तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, दैट्स वाई फटीग होगा, और बायलैटरल एंकल एडेमा के फीचर्स मिलेंगे। एग्जामिनेशन में पेशेंट का JVP रेज्ड होगा, BP नॉर्मल रहेगा, उसको पैल्पेबल थ्रिल मिलेगी एट एपेक्स। क्यों थ्रिल मिलेगी? थ्रिल मतलब पैल्पेबल मरमर ही होता है बेसिकली, तो जब पूरे टाइम मरमर हो रहा है तो पैन सिस्टोलिक मरमर, तो इसलिए अगर हम उसके एपेक्स वाले 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में उसके हाथ रखेंगे तो हमें ऐसे थ्रिल फील होगी। हाइपरडायनेमिक एपेक्स बीट भी बहुत तेज़ी से आएगी क्योंकि मरमर के कारण आएगी, और इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी क्यों होती है? बेसिकली जो माइट्रल रिगर्जिटेशन हुआ तो जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में गया, पर ये ब्लड कब गया? ये ब्लड गया तुम्हारा सिस्टोल के टाइम पे, पर जब ब्लड डायस्टोल में जब ब्लड आना है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आएगा, तो उस टाइम पे ये एक्स्ट्रा जो ब्लड गया था सिस्टोल में ये भी तो वापस आएगा ना, इसके कारण
ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होने लगती है. अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जब होगी तो एपेक्स बीट जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होनी चाहिए वो ना लैटरली डिस्प्लेस होने लगती है क्योंकि एक्स्ट्रा वॉल्यूम में ब्लड जो है इसके कारण. और इसमें हेपेटोमेगैली और बायलेटरल पिटिंग एडिमा, ये बेसिकली तुम्हारा राइट साइडेड ब्लड आ रहा है बैक प्रेशर के कारण होने लगते हैं फीचर्स. अब ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग की बात करूँ तो S1 जो है वो सॉफ्ट है, A2 बिफोर P2, मतलब A2 पहले क्लोज हो जा रहा है P2 के कारण क्योंकि उसमें तो कम ब्लड है. अब कम ब्लड में अगर ये है A2 और ये है P2 तो कम ब्लड है तो मतलब वेल्व को पहले क्लोज होगा, तो पहले क्लोज होगा तो स्प्लिटिंग जो होगी इसकी वाइड स्प्लिट होगी. ठीक है, मतलब गैप बढ़ गया उनके बीच में ना. और S3 प्रेजेंट होता है क्रॉनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन में. अगर मर्मर्स की बात करूँ तो इसमें बेसिकली पैन सिस्टोलिक मर्मर है जो कि रेडिएट करता है एंगुला की तरफ. ठीक है, अब ECG फाइंडिंग्स देखते हैं. तो ECG फाइंडिंग्स में क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड अक्यूमुलेट हो रहा है. लेफ्ट एट्रियम अक्यूमुलेट होगा मतलब लेफ्ट एट्रिया का इनलार्ज होगा तो उसको पी माइट्रल कहेंगे. तो बेसिकली पी वेव की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी मोर देन 120 मिली सेकेंड, नॉर्मल 120, पर ये ड्यूरेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो पी माइट्रल कहते हैं इसको. चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग में बात करूँ तो कार्डियोथोरेसिक रेशियो बढ़ेगा क्योंकि लेफ्ट एट्रियम भी इनलार्ज हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी इनलार्ज हो रहा है तो सीटी रेशियो बढ़ा रहेगा, है ना. इसके कारण उसका जो करीनल एंगल होता है, करीनल एंगल मतलब जो लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस के जो बीच का एंगल होता है ना वो इंक्रीज़ होता है, मतलब 60 से 70 डिग्री. क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, वो इंक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि लेफ्ट एट्रिया का इनलार्जमेंट हो गया. तो लेफ्ट एट्रिया जो है वो डिस्प्लेस कर रही है हमारे जो बाइफर्केशन जहाँ पे हो रहा है ना वो लेफ्ट वाला और राइट वाले में, तो इसलिए करीनल एंगल इंक्रीज हो रहा है. और इसमें एक फेमस साइन होता है वॉकिंग मैन साइन जैसे इसमें दिख रहा है. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रेस जैसे हर वैल्वुलर हार्ट डिसीज़ में होती है वो एको होती है. ठीक है, अब मैं इससे ट्रीटमेंट बात करूँगी. ट्रीटमेंट बेसिकली हार्ट फेलियर की कंडीशन है क्योंकि ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है एक ही जगह पे, मतलब प्रॉपर बॉडी में जा नहीं रहा. तो इसमें हम फिरोसिमाइड दे सकते हैं या फिर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड दे सकते हैं. सीवियर MR में तो मुझे वैल्व रिपेयर करना पड़ेगा तो माइट्रल वैल्व को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर ट्रांस कैथेटर अप्रोच कर सकते हैं, मतलब क्लिप लगा सकते हैं उसमें. ठीक है, अब माइट्रल रिगर्जिटेशन में हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन भी हो सकती है. और एट्रियल फिब्रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 400 to 600 ऑलमोस्ट हार्ट बीट पहुँच जाती है ना. तो बेसिकली स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है लेफ्ट एट्रियम के कारण, उसके कारण उसमें क्लॉट बनने लगता है. क्लॉट के कारण एम्बोलाई बनता है. एम्बोलाई हमारा जाता है ब्रेन में गया तो रिस्क ऑफ स्ट्रोक होता है उसमें. ठीक है, इसका ट्रीटमेंट बात करूँगी मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए. अगर मेरा माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स है तो मैं इसमें कौन से मतलब एंटीकोएगुलेंट्स दूंगी, तो वो नोवल ओरल एंटीकोएगुलेंट्स दूंगी, नोवल एजेंट्स जो कि एपिक्साबेन एडॉक्साबेन हो गया. लेकिन याद रखना जब रिमेटिक फीवर में होता है ना तो हम उसमें वारफरीन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब नॉर्मली 1 मिनट में समराइज़ कर देते हैं. तो जो माइट्रल रिगर्जिटेशन है वो क्या हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिस्टोल. पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है. ठीक है, इस लेफ्ट एट्रिया का इनलार्जमेंट होता है और इसमें मतलब ट्रीटमेंट तो वैल्व रिपेयर ही है. सो थैंक यू.